स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट आ चुका है अब आपके पास। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो, या फिर किसी भी अन्य राज्य के बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ सोचना नहीं है कि यहाँ पे हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम है, ये है ये वो है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। चाहे जिस बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हो, सारे बोर्ड का ध्यान में रख कर, सारे बोर्ड का सिलेबस को देख कर यहाँ पे लेक्चर लिया जाता है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे नोट्स बनाया जाता है। तो प्लीज़ बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिना पूरे लेक्चर को देखे आप लोग प्लीज़ ना जाएं, ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो सच में आपके लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं। ठीक है बच्चे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा लेक्चर ज़रूर देखें, और साथ में लेक्चर ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, चाहे आप 10th का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 12th का बोर्ड देने वाले हो, पहली बार यूट्यूब पे ऐसा हो रहा है कि निःशुल्क, क्लास 10th हो या फिर 12th हो, निःशुल्क पूरा लेक्चर उनका सिलेबस अकॉर्डिंग लिया जाएगा। साथ में लेक्चर समाप्त होने के तुरंत बाद आपको नोट्स अवेलेबल भी करवाया जाएगा। जिस तरह से ऑफलाइन में बच्चों को गाइड की जाती है, बिल्कुल आपको यहाँ पे इसी तरह से गाइड की जाएगी बच्चे। तो अब आप लोग प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं कि बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत हार्ड है, ये सब बात आप लोग प्लीज़ आप नहीं करें। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो हम देख रहे हैं बच्चों को डराते हैं, बच्चे के मन में भर देते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत टफ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। आप इस आइकॉनिक स्टूडेंट के साथ कुछ दिन बिता कर देखिए, कुछ दिन इसके साथ क्लासेस लेकर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम पास करना कोई भी टफ नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यहाँ पे डेली सुबह में 10 बजे और शाम को 4 बजे क्लासेस ली जाती है, जब तक आप सभी का सिलेबस कवर ना हो जाए। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चे, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों तक यह पहुंच पाए जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन से डरते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो कहीं पे हैं, कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है बच्चे। ठीक है, आप इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप जो कुछ भी यूज करते हैं, प्लीज़ बच्चे आप सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी लगे कि हमारे बच्चे हमारे बात को समझ पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चे, वो है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण जो है आज हमारा न्यू चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इससे पहले आप सभी ने इकोनॉमिक्स का पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। आपका इकोनॉमिक का, सिविक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का सारा A to Z आपका चैप्टर कवर करवाया गया है बच्चे, और सारा चैप्टर का नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल गया है। तो प्लीज़ बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें, एक बार पता करें कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ये सच में आपके लिए
ज़रूरी है या नहीं है, उसके बाद हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ बच्चे हम आगे बढ़ें तो हमारा जो न्यू चैप्टर आज का है वो है वैश्वीकरण, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चे कि जो वैश्वीकरण है वो वास्तविक में होता क्या है। क्या आप सभी को पता है कि वैश्वीकरण क्या होता है बच्चे? वैश्वीकरण पता है? चलिए हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है बच्चे, तो 20वीं शताब्दी के 9वें दशक, याद रखिएगा बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, 20वीं शताब्दी के 9वें दशक की बात की जा रही है से विश्व बाजार में एक युग की शुरुआत होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चे? तो एक युग की शुरुआत होती है, एक पीरियड की शुरुआत होती है जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी दुनिया का बाजार, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी बाजार हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंटरनेशनल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वो सभी बाजार क्या करते हैं तो एक दूसरे के लिए मुक्त हो जाते हैं, मतलब मुक्त व्यापार करते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में अगर बताया जाए बच्चे, तो आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं, विश्व के सभी बाजारों का एकजुट होकर क्या करना, कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो वैश्वीकरण कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, बहुत ज़रूरी है। विश्व के मतलब मान कर चलिए, अमेरिका है, भारत है, जापान है, मतलब जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने भी देश हैं, तो कहीं ना कहीं सब देश तो अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता। किसी न किसी सामान के लिए इसको भी ज़रूरत होगा, किसी न किसी वस्तु का इसको ज़रूरत होगा, किसी न किसी वस्तु का इसको ज़रूरत होगा। ठीक है बच्चे, तो अगर किसी न किसी वस्तु का ज़रूरत सभी को है और मान कर चलिए वो वस्तु इसके पास है, वो वस्तु इसके पास है, तो क्या करेगा, इससे ये लेगा। ठीक है, और मान के चलिए इसको किसी वस्तु का ज़रूरत है तो इससे ये लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको ये लेगा। ऐसे 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 जो होता है, सभी लोग, सभी देश क्या करते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। इसे विश्व बाजार के स्तर पर माना जाता है और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ये भागीदारी निभाते हैं। इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो वैश्वीकरण विश्व के सभी बाजारों को एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आगे बात की जाए बच्चे, तो आगे है, पहले मोटरसाइकिल में राजदूत। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा पहले मोटरसाइकिल में जो होता था राजदूत। ठीक है, आप जब पापा का समय का बात करें या फिर दादा का समय का बात किया जाए, तो उस समय आप लोग देखे होंगे कि राजदूत जो गाड़ी था वो बहुत ही प्रचलित गाड़ी था, बहुत फेमस गाड़ी था। ठीक है, राजदूत 8G तथा कार में क्रिएटर तथा एम्बेसडर ही चला करता था। एम्बेसडर जो कार होता है, ये सब कार थे, क्या थी बच्चे, तो पहले के समय की थी। आज वैश्वीकरण के कारण छोटे शहरों में क्या कर रहा है, वैश्वीकरण के कारण छोटे शहरों में सड़कों पर भी नई नई किस्म की क्या हो रही, गाड़ियां चल रही हैं। ये किसके वजह से चल रही है बच्चे, तो वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य हम आपको बता दिए। मान कर चलिए हमारे पास किसी का कोई वस्तु, ऐसा चीज नहीं है जो वर्तमान में ज़रूरत है, जो आधुनिक काल में, जो मॉडर्न काल हो गया है, वो काल में हमें ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे देश में नहीं है और किसी देश में है, जैसे अमेरिका हो गया, तो हमारे भारत देश से थोड़ा सा क्या है, डेवलप है, ये सभी को पता होगा। चाइना हो गया, तो क्या है, भारत देश से थोड़ा डेवलप है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कोई सामान है जो डेवलप है, जो वस्तु है जो कि भारत के पास नहीं है, तो यह चाइना से वस्तु यहाँ पे आकर क्या होता है, बिकता है। तो हमारा ज़रूरत, भारत के नागरिकों को क्या हो रहा है, उस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। ठीक है, बदले में हम, भारत क्या कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं, उसके सामान और पैसा दे रहे हैं। तो इसे कहीं ना कहीं क्या कहा जाएगा बच्चे, तो इसे वैश्वीकरण कहा जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि और आसान शब्दों में आपको समझा पाएँ। थोड़ा सा समझिएगा, 1-2 बार क्लास को देखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समझा पाएँ। फिर से यहाँ पे आता है बच्चे, वैश्वीकरण है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं एकीकृत किया जाता है, ताकि वस्तु एवं सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी क्या हो सके बच्चे, तो निर्बाध प्रवाह हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। हम अभी 2 मिनट पहले आपको यही बात समझाने का प्रयास किए कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है बच्चे, यही हम बात आपको बताएं कि विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का क्या करता है, यह सहयोग करता है। किसी देश को किसी वस्तु का ज़रूरत है, किसी देश को किसी भी वस्तु का दूसरे वस्तु का ज़रूरत है। अगर मान कर चलिए ए देश है, ये बी देश है, इसके पास कोई ऐसा वस्तु है जो कि इस देश के पास नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरत है। और कोई ऐसा वस्तु बी के पास है जो ए को ज़रूरत है, लेकिन ए के पास नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपस में खरीद बिक्री कर लेगा। ठीक है, आपस में क्या कर लेगा, आयात निर्यात कर लेगा। इसे हम लोग वैश्वीकरण कहेंगे। इसे इंटरनेशनल क्या कहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे। कोई समस्या किसी भी बच्चे को अगर समस्या हो रहा तो प्लीज हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात की जाए बच्चे, तो वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से क्या होता है, एक दूसरे के देश में प्रवाह होता है। अभी हम यही ना बताएं कि क्या होता है वैश्वीकरण के अंतर्गत, क्या होता है, पूंजी तथा वस्तु, प्रौद्योगिकी, जो भी आपको ज़रूरत है उस सभी चीज़ों का क्या होता है, तो एक दूसरे के देश में क्या होता है, प्रवाह होता है। अभी 2 मिनट पहले आपको बताएं। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या है, निजीकरण है बच्चे, निजीकरण, जिसे हम लोग प्राइवेटेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, निजीकरण का अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम पर पूर्ण रूप से क्या करना बच्चे, तो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनके प्रबंध करना। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1951 ईस्वी में क्या किया बच्चे, तो निजीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, क्या अपनाई बच्चे, तो निजीकरण की नीति अपनाई। कब अपनाई, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्वीकरण के स्तर पर भारत ने कब इस व्यवस्था को अपनाई, तो 1951 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात की जाए तो आगे है उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, तो उदारीकरण समझते हैं। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सनट्रेट बनाए रखिएगा। हम हर लेक्चर में आपको बोलते हैं कि जो मेरा नोट्स है, मेरा नोट्स का जो डिफिनेशन है, इस पर आप कॉन्सनट्रेट बनाए रखिएगा, तो आपका एग्ज़ाम में 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं होगा। ये मेरा 100% आपसे दावा रहता है। मैं प्रत्येक लेक्चर में ये बात कहता हूँ। बस आप क्या कीजिएगा बच्चे, तो आप यहाँ पे लिखे गए शब्दों पे विश्वास कीजिएगा, कॉन्सनट्रेट बनाए रखिएगा, नोट्स आपको तुरंत लेक्चर के बाद मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे उदारीकरण का। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब होता है बच्चे जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उन सभी वस्तुओं पर नियंत्रण तथा प्रतिबंध, जैसे लाइसेंस हो गया, जैसे आपका क्या हो गया बच्चे, कोटा हो गया आदि, को हटाना तथा आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने 1951 ईस्वी में क्या किया, उदारीकरण की नीतियां अपनाई। क्या कह रहा है, फिर से थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करें। उदारीकरण का तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा क्या करता है, उन सभी वस्तुओं पर जो क्या करता है, उन सभी वस्तुओं पर जो आवश्यक है तथा वो आवश्यक ना हो, उन सभी वस्तुओं पर क्या करते हैं, प्रतिबंध और नियंत्रण लगाते हैं। अगर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा ना बच्चे, कि नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अधिक मिल जाएगा, तो किसी व्यक्ति को कोई वस्तु नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण लगाना भी अनिवार्य है। ठीक है, किसी जिस मानकर चले जो ज़रूरतमंद, वास्तविक में जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, उसको तो नहीं मिल पाएगा उस वस्तु का लाभ, लेकिन जिसके पास पैसा है, जिसके पास पूंजी है, उसको अधिक लाभ मिल जाएगा। इसलिए सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज़ पर क्या लगाया है, नियंत्रण लगाया गया है। ठीक है, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा,
भारत सरकार द्वारा 1991 उदारीकरण नीति को अपनाया गया है। याद रखिएगा इन सभी बातों को। आगे बात की जाए बच्चे, तो आगे है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऐसा नोट्स कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चे, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे बुक को आप उठाकर पढ़ लीजिए, लेकिन इतना स्पष्ट शब्दों में कि आप एक बार अगर किसी टीचर के बिना भी पढ़े हमारा नोट्स, तो भरोसा कीजिए मेरा, आप इसको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे शब्दों में लिख पाएंगे। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब कितना अच्छा और कितना सरल शब्द में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर क्या करता है बच्चे, तो नियंत्रण व स्वामित्व रखता है। नियंत्रण रखना मतलब अपने अंडर में रखना, और स्वामित्व का मतलब है स्वयं खुद का राज। ठीक है। जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या फिर नोकिया, ये सब क्या है बच्चे, तो ये सब टाटा मोटर्स, ये सब क्या है, ये सब कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय है। बहुत सारे देशों में इसकी क्या है, व्यापार होती है। ठीक है। लेकिन यह क्या करता है बच्चे, ते स्वामित्व किसी न किसी एक व्यक्ति के हाथों में है। ठीक है। ये सब प्राइवेटाइजेशन हो गए। आगे अगर बात की जाए बच्चे, तो वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क की बात की जाए कि वैश्वीकरण के पक्ष में अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे आप कोई टिप्पणी कीजिए, कोई तर्क बताइए, तो इसके बारे में भी हम उपाय किए हैं। सबसे पहला है बच्चे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या करना, प्रोत्साहन करना। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से जो विदेश में निवेश की जा रही है उसको क्या करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन का मतलब है। दूसरा है बच्चे आपका प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करना। तीसरा है नए प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब इंडस्ट्रियल में क्या करना, प्रयोग के सहायक करना तथा अच्छी उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करना। इन सभी तरह के क्या है बच्चे, तो वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क हैं। आगे हम लोग चर्चा करें बच्चे, तो आगे है नए बाजार तक पहुंच बनाना तथा उत्पादन तथा उत्पादिता के स्तर को क्या करना, उन्नत करना। जो उत्पादन हो रहे हैं तथा उत्पादित की जा रही है उस स्तर को क्या करना, बढ़ावा देना, उन स्तर को और भी क्या करना, उन्नत करना, बेहतर करना तथा बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना। और उसके बाद है आपका मानवीय पूंजी की क्षमता को क्या करना, तो विकास करना। ठीक है। इन सभी तर्कों को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चे, उन सभी बच्चों से जो आपके क्लास में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वादा करते हैं हम आपसे कि उन सभी बच्चों से आपका कॉपी में जो आंसर लिखा गया होगा वह कहीं ना कहीं बेहतर आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा मेरे नोट्स पे कंसंट्रेट आप लोग बनाए रखिएगा। भरोसा कीजिए, एक बार दो बार देखेंगे तो आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स उसके बाद आप रिवाइज कीजिएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे हम लोग अगर चर्चा करें बच्चे, तो बिहार की बात करें, क्योंकि आपको बीएसवी का एग्ज़ाम देना है तो बिहार की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बिहार बोर्ड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर बिहार बोर्ड का बच्चे हों तो आपको पर्सनली इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि बिहार की अगर वैश्वीकरण की बात की जाए तो इसके बारे में हम लोग नकारात्मक जो कि बात है वो भी देखेंगे और सकारात्मक बात भी देखेंगे। पहले नकारात्मक बात को देखते हैं। तो नकारात्मक बात में पहला पॉइंट है आपका कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग के अपेक्षा। दो बार कृषि लिखा गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चे। कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा कम है तथा कुटीर एवं लघु उद्योग का क्या है, विपरीत का प्रभाव है, रोजगार पर विपरीत प्रभाव है। इन सभी तरह के हम बातों को पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। आधारभूत संरचना के काम विकास के कारण कम निवेश होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चे कि जो आधारभूत संरचना जो मतलब एक सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर क्या कहता है, कम विकास तथा
कारण का निवेश भी कम है। निवेश कम है तो विकास भी कम होगा और लोगों की क्या होगी, आय में भी कम बढ़ोतरी होगी। ये सभी कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये सब दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आम आदमी पर वैश्वीकरण का प्रभाव को अगर बात करें तो पहले अच्छा प्रभाव को देखेंगे, फिर इनके बुरे प्रभाव को देखेंगे। देखिए, आपको नोट्स जो मिलेगा बच्चे, वो ऐसा मिलेगा, नोट्स ऐसा सफिशिएंट नोट्स मिलेगा कि इससे मेरा यही दावा रहता है, मेरा यही प्रयास रहता है बच्चे, कि हमारे बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उससे थोड़ा सा भी बाहर क्वेश्चन ना जाए। यह मेरा पूरी प्रयास रहता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पे भी आप अच्छे शब्दों में बता सकते हैं। पहला है आपका बच्चे, उद्योग के आधुनिक संसाधनों का उपलब्धता। ठीक है, क्या बच्चे, उद्योग में जो आधुनिक संसाधन है, वर्तमान की जो संसाधनें हैं उसकी क्या है, तो उपलब्धता उपलब्ध है, परंतु रोजगार की बढ़ी हुई संभावनाएं हैं। अगर वैश्वीकरण के स्तर पर, ग्लोबलाइजेशन के स्तर पर अगर उद्योग बढ़ेगा बच्चे, तो रोजगार भी बढ़ेगा, इस जाहिर सी बात है। और रोजगार बढ़ेगा तो आधुनिक तकनीकी की उपलब्धता भी बढ़ेगी, लोगों की वृद्धि होगी, लोगों में क्या होगा, विकास स्तर भी बढ़ाया जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करें बच्चे, तो आगे है आम आदमी पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव। हम लोग अच्छा प्रभाव को देख लिए, अगर बुरा प्रभाव का देखा जाए तो बुरा प्रभाव का नंबर 1 है आपका, बेरोजगारी बढ़ने की आशंकाएं हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर औद्योगिकरण नहीं रहेगा, अगर वैश्वीकरण नहीं होगा तो क्या होगा बच्चे, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिताओं पर क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा भार होगा, तथा श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो श्रम संगठन होंगे, जो मेहनती लोग होंगे, जो मिडिल क्लास लोग होंगे, इन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तथा मध्य एवं छोटे उत्पादनों की कठिनाइयाँ बढ़ेगी। जो छोटे लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो उसी अब अमीर व्यक्ति, जो पूंजीपति है, जो अमीर लोग हैं, उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं अपने क्या कर लेंगे, पेट चला लेंगे। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, जो लाचार व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वही दबेंगे ना। तो ये सब कुछ आपको क्या है, ये सब आप पॉइंट में लिख सकते हैं। 5वां है बच्चे, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की संकट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाए वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का प्रभाव बताएं, तो ये आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप अब वैश्वीकरण के बारे में एक अच्छा समझ रख लेते होंगे और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे समझ के साथ अपना आंसर भी लिख पाएंगे। ठीक है बच्चे, किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी इस टॉपिक में कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको ज़रूर फिर से अच्छे शब्दों में समझाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। ठीक है बच्चे, तो किसी भी बच्चे को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे क्लासेस ली जाती है, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाएँ तब तक यहाँ पे रेगुलर क्लासेस ली जाएगी। याद रखिएगा बच्चे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को शेयर ना किए हैं तो प्लीज़ बच्चे शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक जो कहीं ना कहीं किसी दूर दराज में कहीं गांव पे बैठे हुए हैं, या फिर वो किसी कारणवश कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए चैनल समर्पित है, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है बच्चे। तो प्लीज़ आपका एक शेयर किसी का लाइफ बदल सकता है, किसी का जीवन बदल सकता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना ना भूलें। और मेरा अगर ये छोटा सा प्रयास, छोटा सा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। याद रखिएगा बच्चे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चे, रिवाइज करते रहिए, लेक्चर को 2 बार 3 बार करके ज़रूर देखते रहिए और नोट्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य पाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे। और दिन बहुत कम रह चुका है, इसलिए आप लोग प्रयास करते रहिए। कोई समस्या हो तो हमें बताते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।